जय हिंद। तो ये कहानी है उस महान योद्धा की जिसने सिर्फ दुश्मन को हराया ही नहीं बल्कि अपने साहस, नेतृत्व और बलिदान से भारतीय सेना के इतिहास में हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज करा दिया। यह कहानी है 1948 के कश्मीर युद्ध के सबसे महान नायकों में से एक ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की, जिन्हें पूरी दुनिया लायन ऑफ नौशेरा यानी नौशेरा का शेर के नाम से जानती है। सिर्फ 35 ईयर्स की उम्र, लेकिन ऐसा जीवन जिस पर पूरी किताब लिखी गई। आज भी उनका पार्थिव शरीर दिल्ली की धरती पर विश्राम कर रहा है, लेकिन उनकी वीरता की गूंज आज भी भारतीय सेना के हर जवान के दिल में सुनाई देती है। आजादी के कुछ ही समय बाद जम्मू कश्मीर में हालात बेहद गंभीर थे। पाकिस्तान समर्थित कबायली और पाकिस्तानी सैनिक लगातार भारतीय इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे समय में भारतीय सेना के नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने जब दिल्ली और पूर्वी पंजाब कमान की जिम्मेदारी संभाली तो उनका सबसे पहला सवाल था कि इस समय सबसे ज्यादा दबाव किस सेक्टर पर है। तब सेना मुख्यालय में मौजूद कैप्टन एस.के. सिन्हा ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया कि सर, नौशेरा। उन्होंने बताया कि वहां ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में 50 पैरा ब्रिगेड के कुछ 100 भारतीय सैनिक दुश्मन के लगभग 10 से 15 हजार लड़ाकों का सामना कर रहे हैं। यह सुनते ही जनरल करियप्पा ने फैसला किया कि अगली सुबह वह खुद नौशेरा जाएंगे। वे पहले जम्मू पहुंचे और वहां से छोटे ऑस्टर विमान में बैठकर नौशेरा पहुंचे। एयर स्ट्रिप पर खुद ब्रिगेडियर उस्मान ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे जीप में बैठकर करियप्पा को भारतीय सेना की सभी डिफेंस पोजीशन दिखाने लगे। करियप्पा पहाड़ी युद्ध के विशेषज्ञ थे। इलाके का निरीक्षण करते हुए उनकी नजर सामने मौजूद कोट की पहाड़ियों पर गई। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि इन ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय सेना की कोई तैनाती नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि अगर दुश्मन उन पहाड़ियों पर कब्जा कर लेता तो वह भारतीय सेना की हर गतिविधि पर नजर रख सकता था और नौशेरा की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। करियप्पा ने तुरंत ब्रिगेडियर उस्मान को आदेश दिया कि कोट पर तुरंत कब्जा किया जाए। उस्मान ने बिना देरी किए योजना बनाई। अगले ही रात भारतीय सैनिकों ने बेहद सुनियोजित ऑपरेशन शुरू किया। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन कीपर, क्योंकि सेना में जनरल करियप्पा का उपनाम कीपर था। योजना बेहद गोपनीय थी। दुश्मन को भ्रमित करने के लिए ऐसा माहौल बनाया गया कि हमला कोट पर नहीं बल्कि जंगल की तरफ होने वाला है। इसके लिए बड़ी संख्या में खच्चरों और घोड़ों की आवाजाही करवाई गई ताकि दुश्मन गलत दिशा में अपनी तैयारी करता रहे। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक चुपचाप अपनी असली मंजिल की ओर बढ़ते रहे। 1 फरवरी 1948 सुबह ठीक 6:30 अचानक भारतीय जवानों की आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। शिवाजी महाराज की जय। इसके साथ ही 3 पैरा के जवान बिजली की गति से दुश्मन पर टूट पड़े। कई जगह लड़ाई इतनी नजदीक पहुंच गई कि बंदूकें नहीं बल्कि संगीनें चलने लगी। हाथापाई हुई, आमने सामने की भिड़ंत हुई और भारतीय सैनिक हर मोर्चे पर दुश्मन पर भारी पड़ने लगे। सिर्फ 40 मिनट के भीतर सुबह 7:10 तक कोट पर भारतीय तिरंगे का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। भारतीय जवानों ने गांव को पूरी तरह तलाशी नहीं ली थी। कुछ कबायली लड़के गांव के अंदर छिपे हुए थे और जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने अचानक पलटवार कर दिया। कुछ ही देर में कोट पर दोबारा उनका कब्जा हो गया, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ऐसे हालात के लिए पहले से तैयार थे। उन्होंने पहले ही 2 रिजर्व कंपनियों को तैयार कर रखा था। जैसे ही खबर मिली उन्होंने बिना घबराए रिजर्व सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। भारी गोलीबारी और लगातार हमले के बाद सुबह 10:10 पर भारतीय सेना ने एक बार फिर कोट पर कब्जा कर लिया। इस भीषण लड़ाई में लगभग 156 कबायली मारे गए, जबकि करीब 200 से ज्यादा घायल हुए। यही जीत आगे आने वाली नौशेरा की निर्णायक लड़ाई की सबसे मजबूत नींव साबित हुई। जनरल करियप्पा बाद में स्वीकार किए कि अगर ब्रिगेडियर उस्मान तय समय रहते कोट पर कब्जा नहीं करते तो नौशेरा की रक्षा करना लगभग असंभव हो सकता था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी असली युद्ध बाकी था। एक ऐसा युद्ध जिसमें हजारों दुश्मनों के सामने मुट्ठी भर भारतीय सैनिक दीवार बनकर खड़े होने वाले थे और उस दीवार का नाम था ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, नौशेरा का शेर। कोट पर जीत मिल चुकी थी, लेकिन ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जानते थे कि असली जंग अभी बाकी है। दुश्मन पीछे जरूर हटा था, लेकिन उसकी ताकत खत्म नहीं हुई थी। दूसरी तरफ भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य था झंगर को वापस हासिल करना। यह वही इलाका था जो आजादी के सिर्फ 10 दिन बाद भारतीय समर्थित कबायलियों के कब्जे में चला गया था। ब्रिगेडियर उस्मान इस हार को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने उसी दिन अपने आप से एक प्रण लिया कि जब तक मैं झंगर को वापस नहीं जीत लेता तब तक पलंग पर नहीं सोऊंगा। यह सिर्फ एक भावनात्मक बयान नहीं था। उन्होंने सचमुच अपनी प्रतिज्ञा निभाई। कश्मीर की जमा देने वाली ठंड, तापमान कई बार शून्य के नीचे चला जाता था, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान अपने जवानों की तरह जमीन पर ही सोते थे। उनके पास आरामदायक बिस्तर था, लेकिन उन्हें उसे हाथ तक नहीं लगाया। उनका मानना था कि अगर कमांडर खुद आराम करेगा और जवान तकलीफ झेलेंगे तो सेना कभी एक परिवार नहीं बन सकती। और यही वजह थी कि उनके जवान उनसे सिर्फ आदेश नहीं लेते थे बल्कि उन पर जान तक लुटाने को तैयार रहते थे। कुछ ही महीनों बाद वह दिन भी आ गया जब झंगर को वापस लेने का ऑपरेशन शुरू होना था। हमला शुरू होने से पहले ब्रिगेडियर उस्मान अपने जवानों के बीच पहुंचे। उन्होंने किसी बड़े भाषण की जगह सिर्फ कुछ शब्द कहे। झंगर पर कब्जा करने का समय आ गया है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है। इसे हासिल करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दीजिए। आगे बढ़ो दोस्तों। भारत को आपसे यही उम्मीद है कि आप अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाओगे। इन शब्दों ने हर जवान के अंदर नई ऊर्जा भर दी। इसके बाद भारतीय सेना ने 19 ब्रिगेड के साथ मिलकर झंगर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया।
यह लड़ाई लगातार 3 दिनों तक चली और जम्मू सेक्टर की सबसे भीषण लड़ाइयों में गिनी गई। हर पहाड़ी, हर मोर्चे, हर इंच जमीन के लिए जबरदस्त संघर्ष हुआ। आखिरकार भारतीय सेना ने झंगर पर फिर से तिरंगा लहरा दिया। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी बहादुरी नहीं थी, बल्कि उनका नेतृत्व था। वह एक धार्मिक इंसान थे, लेकिन युद्ध के मैदान में उनके लिए सबसे ऊपर सिर्फ भारत था। लड़ाई के दौरान कई कबायलियों ने एक मस्जिद के अंदर शरण ले ली और वहीं से हमला शुरू कर दिया। कुछ लोगों को लगा कि शायद भारतीय सेना उस जगह पर कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान का जवाब बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि जब किसी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल हथियार छिपाने और निर्दोष लोगों पर हमला करने के लिए किया जाए तो वह अपनी पवित्रता खो देता है। इसके बाद भारतीय सेना ने वहां भी कार्रवाई की और दुश्मन को बाहर निकाल दिया। अब तारीख थी 6 फरवरी 1948। यह कश्मीर अभियान की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक बनने वाली थी। ब्रिगेडियर उस्मान खुद सुबह 6 बजे कलाल क्षेत्र पर हमला करने वाले थे, लेकिन हमला शुरू होने से ठीक पहले उन्हें खुफिया सूचना मिली कि पाकिस्तान समर्थित सेना उसी सुबह नौशेरा पर बड़ा हमला करने वाला है। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी पूरी योजना बदल दी और ठीक सुबह 6 बजे दुश्मन के करीब 11,000 सैनिकों ने नौशेरा पर चारों तरफ से हमला बोल दिया। पहला हमला इतना जबरदस्त था कि भारतीय सेना की एक अग्रिम चौकी लगभग पूरी तरह तबाह हो गई। एक पोस्ट पर सिर्फ 27 राजपूत जवान तैनात थे। उनमें से 24 जवान या तो वीरगति को प्राप्त हुए या गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगने लगा कि शायद नौशेरा अब भारतीय सेना के हाथ से निकल जाएगा, लेकिन उसी समय ब्रिगेडियर उस्मान ने वह फैसला लिया जिसने पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया। उन्होंने तुरंत गुरदयाल सिंह और उनकी कंपनी को आगे बढ़ने का आदेश दिया। जैसे ही अतिरिक्त सैनिक मोर्चे पर पहुंचे, भारतीय सेना ने जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया। बाद में सैनिक अधिकारी ने लिखा कि अगर यह मदद कुछ मिनट भी देर से पहुंचती तो नौशेरा दुश्मन के कब्जे में जा सकता था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। करीब 5,000 कबायलियों ने वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन से एक और बड़ा हमला कर दिया। इस बार भारतीय सेना पूरी तरह तैयारी में थी। मोटार, मशीन गन और लगातार जवाबी फायरिंग ने दुश्मन की पूरी योजना ध्वस्त कर दी। भारी नुकसान उठाने के बाद दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। इसी ऐतिहासिक लड़ाई में नायक जदुनाथ सिंह ने ऐसी वीरता दिखाई कि उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन इस युद्ध की एक और कहानी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा में एक बालक सेना भी बनाई थी। इसमें 6 से 12 साल तक के अनाथ बच्चे शामिल थे। इन बच्चों के हाथ में हथियार नहीं थे। उनका काम था भीषण गोलीबारी के बीच अलग अलग चौकियों तक संदेश पहुंचाना। गोलियां चल रही होती थी, गोले फट रहे होते थे, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे बिना डरे एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक दौड़ते रहते थे। युद्ध खत्म होने के बाद इन बच्चों की बहादुरी के पूरे देश ने सलाम किया। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने उनमें से 3 बच्चों को सोने की घड़ी देकर के सम्मानित किया। नौशेरा की इस ऐतिहासिक जीत के बाद एक नाम पूरे देश में गूंजने लगा, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। अब वो सिर्फ एक ब्रिगेडियर नहीं थे, पूरा देश उन्हें एक नए नाम से जानने लगा था, नौशेरा का शेर। नौशेरा की जीत के बाद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान पूरे देश के हीरो बन चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ वह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े सिरदर्द बन गए थे। पाकिस्तान अच्छी तरह समझ चुका था कि जब तक ब्रिगेडियर उस्मान मोर्चे पर मौजूद है तब तक नौशेरा को और झंगर को दोबारा जीतना लगभग नामुमकिन है। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने उनके खिलाफ एक बड़ा ऐलान किया। घोषणा की गई कि जो भी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को जिंदा पकड़ लेगा या मार देगा उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उस दौर में यह रकम बेहद बड़ी मानी जाती थी, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान को इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पहले की तरह ही हर दिन अपने जवानों के बीच रहते, हर मोर्चे पर खुद पहुंचते और सबसे आगे खड़े होकर नेतृत्व करते रहे। मौका था। देश के विभाजन के समय पाकिस्तान ने अपनी सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। इतना ही नहीं, उन्हें ऊंचा पद और बेहतर भविष्य देने का भी वादा किया गया, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने बिना एक पल सोचे यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने भारत को चुना। उस समय भारतीय सेना के अधिकांश वरिष्ठ मुस्लिम अधिकारी पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान और मेजर जनरल इनायत हबीबुल्लाह ने भारत में ही रहने का फैसला किया। उनका मानना था कि उनका रिश्ता इस मिट्टी से है और वह इसी देश की सेवा करेंगे। कहा जाता है कि उस समय कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया था कि क्या एक मुस्लिम अधिकारी भारतीय सेना में इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा सकता है, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने किसी बहस का जवाब शब्दों से नहीं दिया। उन्होंने हर जवाब अपने काम से दिया। कश्मीर की लड़ाई में उनका नेतृत्व ही उनकी पहचान बन गया। इसी दौरान यह अफवाह फैली कि ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हो चुके हैं। उनके छोटे भाई तक यह खबर पहुंच गई। सेना मुख्यालय ने तुरंत ब्रिगेडियर उस्मान से संपर्क किया। उनका जवाब आया, मैं बिल्कुल जीवित हूं, लेकिन शायद किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। सिर्फ 2 दिन बाद 3 जुलाई 1948 की शाम थी। झंगर में 50 पैरा ब्रिगेड के मुख्यालय में एक नियमित बैठक चल रही थी। बैठक खत्म होने वाली थी कि शाम करीब 5:45 पर दुश्मन ने अचानक भारी गोलीबारी शुरू कर दी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। गोले लगातार गिर रहे थे। सैनिक अपनी अपनी सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान वैसे इंसान नहीं थे जो अपने जवानों को छोड़कर खुद सुरक्षित जगह चले जाएं। उन्होंने तुरंत स्थिति संभालनी शुरू की। वह गोलीबारी के बीच ही बाहर निकल पड़े ताकि अपने सैनिकों को सही दिशा में तैनात कर सके और पूरे कैंप को बचाया जा सके। उन्हें पता था कि अगर इस हमले को समय रहते नहीं रोका गया तो पूरा मुख्यालय खतरे में पड़ सकता है। लेकिन उसी दौरान एक भारी तोप का गोला उनके बिल्कुल पास आकर फटा। धमाका इतना जबरदस्त था कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान वहीं वीरगति को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 35 ईयर्स थी। उन्होंने आखिरी सांस तक अपने सैनिकों का साथ नहीं छोड़ा।
आज भी झंगर में वह स्थान मौजूद है जहां वह गोला गिरा था। वहां उनकी याद में स्मारक बनाया गया और हर साल भारतीय सेना उनके बलिदान को श्रद्धांजलि देने पहुंचती है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भारतीय सेना के उन सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में गिने जाते हैं जिन्होंने युद्ध के मैदान में लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर। कई सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वह इतनी कम उम्र में शहीद न हुए होते तो संभव है कि एक दिन भारतीय सेना के पहले मुस्लिम सेना प्रमुख बनते। उनकी शहादत की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। अगले दिन भारतीय वायुसेना का विमान उनका पार्थिव शरीर लेकर दिल्ली पहुंचा। उनका ताबूत तिरंगे में लिपटा हुआ था। एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, जनरल करियप्पा, कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और देश के अनेक नेता उन्हें अंतिम सलामी देने के लिए पहुंचे थे। जनरल करियप्पा ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि मुझे हमेशा उन पर विश्वास रहा। मैं जानता था कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी वह उसे पूरी क्षमता और ईमानदारी से पूरा करेंगे। ब्रिगेडियर उस्मान को मरणोपरांत भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता सम्मान महावीर चक्र प्रदान किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पूरी कैबिनेट और सेना के तीनों अंगों के वरिष्ठ अधिकारी और हजारों आम नागरिक शामिल हुए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई। उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया में सुपुर्द खाक किया गया। आज भी हर साल उनकी पुण्यतिथि पर तीनों सेनाओं के अधिकारी वहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वह उस भारत की पहचान थे जहां इंसान की पहचान उसके धर्म से नहीं बल्कि उसके कर्तव्य, उसके चरित्र, उसके बलिदान से होती है। 1948 में नौशेरा और झंगर की लड़ाई में उन्होंने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता था, उन्होंने यह साबित कर दिया था कि जब तक कोई सैनिक अपने देश के लिए जीता है तो उसकी पहचान सिर्फ एक होती है, भारतीय। और शायद यही वजह है कि आज इतने दशकों बाद भी जब नौशेरा की लड़ाई का इतिहास लिखा जाएगा, नौशेरा का शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का नाम सबसे पहले और सबसे सम्मान के साथ लिया जाएगा। जय हिंद।